देश के संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। देश के हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की आजादी है, लेकिन इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ लेकर धार्मिक कट्टरता फैलाने की साजिश की जा रही है। इसी साजिश का अब नया मोहरा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। पिछले 4 दिनों में आपने पीएफआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले कई बयान सुने होंगे। आपने सुना होगा कि उसे जबरन सताया जा रहा है। इसलिए हम आज आपके सामने पीएफआई के चरित्र के कुछ और पन्ने खोलना और उनके बारे में कुछ और सच बताने की आज हमें जरूरत महसूस हुई है। पीएफआई की सोच और उसका एजेंडा समझने के लिए सबसे पहले आपको उसके एक नेता शिजू बकर का एक बयान सुनना चाहिए। केरल के कोच्चि में शिजू बकर एसडीपीआई की आलुवा यूनिट का अध्यक्ष है। वो आरएसएस नेताओं को सीधे धमकी देता है कि 10 सेकंड में उनका काम तमाम कर देगा। सुनिए। നിങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ശകുനിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എൻഐഎയും ഇഡിയെയും പോലെയുള്ള ശകുനികളെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭയമാണ്. ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ശകുനിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എൻഐഎയും ഇഡിയെയും പോലെയുള്ള ശകുനികളെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിക്കാതെ തന്തയ്ക്ക് പിറന്നവന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ തെരുവിലേക്ക് വേണം ആർഎസ്എസ്കാരെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് तो महाराष्ट्र एटीएस ने दरअसल ये खुलासा किया है कि पीएफआई इस दशहरे पर आरएसएस के नेताओं को टारगेट करने का यानी उन पर हमले करने की बड़ी साजिश रच रहा था। इस खुलासे के मुताबिक पीएफआई के सदस्य आरएसएस की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं के डिटेल्स भी इकट्ठे किए जा रहे थे। उन्होंने नागपुर में संघ मुख्यालय यानी संघ का जो हेडक्वार्टर्स है उससे जुड़े हुए डिटेल्स भी जुटा लिए, इकट्ठा किए। नागपुर में संघ मुख्यालय यानी संघ का जो हेडक्वार्टर्स है उससे जुड़े हुए डिटेल्स भी जुटा लिए, इकट्ठा किए। पता लगाया कि दशहरे पर पथ संचालन का रूट क्या होगा, इसमें कौन कौन से नेता होंगे, कितनी तादाद में इसमें लोग शामिल होंगे, ये सब किस लिए। आपके लिए अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन सब साजिशों के बीच पीएफआई हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं को ही ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जल्दी से अब हम आपको ये बताते हैं कि आज की ये बहस किस लिए जरूरी है। एक तरफ पीएफआई की ये 10 सेकंड वाली साजिश है, लेकिन कसम संविधान की के इस एडिशन में आज हम ये मुद्दा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि पीएफआई के निशाने पर हिंदूवादी संगठन है, क्योंकि आरएसएस नेताओं को मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि पीएफआई की देश विरोधी साजिशों का खुलासा हुआ है। इसलिए भी ये बहस जरूरी है क्योंकि पीएफआई का सेक्युलर चेहरा दिखाने का ड्रामा रचा जा रहा है। और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धार्मिक कट्टरता फैलाने की ये बड़ी साजिश न मानी जाए तो फिर क्या मानी जाए। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनिजेश अवस्थी हैं और साथ ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना कादरी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल तो अवनिजेश अवस्थी, एक तो ये 10 सेकंड वाली धमकी और साथ ही आरएसएस का हेडक्वार्टर्स, पीएफआई के निशाने पर इस तरह के दावे, इस तरह के आरोप, आपका जवाब। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है कि एनआईए ने, ईडी ने जिस तरीके से पूरे देश भर में पीएफआई के काले कारनामों की करतूतों को सामने रखा है देश के सामने, और ऐसा नहीं है कि अभी प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ उन लोग पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए, उनके खिलाफ चार्जशीट होगी। बड़े दिनों से तमाम विपक्षी दल, मुझे हैरत है कि आज विपक्षी दल, मुझे तो लगता था कि जिस दिन पीएफआई पर रेड हुई है एनआईए की और ईडी की, सभी विपक्षी दल मिलजुल करके एक साथ कहेंगे कि हम धन्यवाद देते हैं, हम बधाई देते हैं, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन हैरत की बात है कोई बोला नहीं, हैरत की बात है कोई नहीं। जो अब तक कहते थे पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते जी, पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते जी, अब पीएफआई को बैन करना, प्रतिबंधित करना और भी आसान काम होगा। और बैन नहीं भी होता तो जो लोग इसमें मशगूल थे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग सम्मिलित थे ऐसी करतूतों में, वे सब अंदर जाएंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बात। दूसरी बात, ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि पीएफआई जैसा संगठन जो खुलेआम इस तरीके से
हिंदू संगठनों को या हिंदुओं को जिस तरीके से सरतन से जुदा करने की धमकी देता है, क्या इस लोकतांत्रिक देश में उनको इस तरीके के बोलने की आज़ादी होनी चाहिए? ये क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? वो तमाम लोग जो कहते थे लिंचिस्तान है, वो तमाम लोग जो कहते थे, वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वो वाशिंगटन पोस्ट, वो वेस्टर्न मीडिया, वो MNST, वो आज कहाँ हैं? मैं ढूंढ करके मैं अखबार के पन्नों में ढूंढता रहता हूँ, कहीं कोई MNST का वक्तव्य तो कहा जा रहा है ना PFI को सताया जा रहा है। अब तो ये दावा किया जा रहा है कि PFI को सताया जा रहा है। जल्दी से काउंटर ले लीजिए आप मौलाना कादरी। यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं अपनी जो शबस्ती मानवाधिकार की वकालत करने वाले, आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी का दम भरने वाले आज कहां हैं? देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो ये जो सारा मामला PFI के साथ हुआ और इसमें चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो और वो लोग जो PFI का बीज बचाव करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनको भी इस चीज सोचने की जरूरत है कि PFI के मैटर में आज से कोई हुड़बम नहीं मचाया जा रहा है, बल्कि काफी दिनों से PFI के गतिविधियों पर काफी कीन ऑब्जर्वेशन किया गया और उनके एजिटेशंस जो थे उसको देखा गया। सिर्फ आगजनी और सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। लेकिन मैं जो चीज पूरी समझा हूं इसके अंदर कि कहीं ना कहीं सो कॉल्ड सेक्युलर जो पार्टीज है, उनका यह सोचना होगा कि अगर हम PFI के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो जो है मुस्लिम वर्ग नाराज होगा। तो मैं उन तमाम को यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जितना मुसलमान है उसका 90% बल्कि उससे भी ज्यादा PFI के समर्थन में नहीं है, क्योंकि PFI की हकीकत से बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं थे। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से बहुत सारे धर्मगुरु, इस्लामिक स्कॉलर्स जब ये PFI की हकीकत खोलने लगे, बताने लगे, तो बहुत सारा मुसलमान इनकी हकीकत से वाकिफ हो गया है। लेकिन और बहुत सारे लोगों को वाकिफ होने की जरूरत है। और अब तो इनके 10 सेकंड के नफरती प्लान के वीडियोस तक आ रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए मौलाना कादरी, क्या है ये 10 सेकंड का नफरती प्लान और किस तरह से 10 सेकंड में धमकाने की कोशिश, खत्म करने की कोशिश, साजिश, दावा किया जा रहा है? सुनिए जरा। ഫണ്ട് ഓഫിന്റെ ഭയമാണ്. ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ശകുനിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ NIA-യും ED-യും പോലെയുള്ള ശകുനികളെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിക്കാതെ തന്തക്ക് പിറന്നവന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ തെരുവിലേക്ക് വേണ RSS-കാരെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലർ ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭയമാണ്. ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ तो मौलाना कादरी, ये नेता SDPI का, और ये थ्रेटन कर रहा है, खुली धमकी दे रहा है, अगर हमसे टकराओगे तो 10 सेकंड में काम तमाम कर दूंगा। ऐसे एलिमेंट्स को आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी एक ऐसी भी जमात है जो ये कह रही है PFI तो बहुत सारा मानवता का काम कर रही है, PFI ने तो लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया है। हमारे डिस्कशंस में ही खुद ऐसे गेस्ट आए जिन्होंने कहा जब कोविड काल था तो उस समय PFI ने बहुत लोगों तक मदद पहुंचाई। तो ये 10 सेकंड वाली धमकी क्या है? देखिए मैडम, मैं तो उसकी लैंग्वेज तो नहीं समझ पाया, लेकिन आपका सबटाइटल पढ़ रहा था मैं जो हिंदी में आ रहा था। तो ऐसे लोगों के तो खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही इनका असली चेहरा है। ये लोग जो 10 सेकंड की धमकी दे रहे हैं, यही इनका असली चेहरा है। और आपको मैं एक बार फिर से ये बात की मैं वजाहत करना चाहता हूं कि ये जो इनकी मदद है, ये अंग्रेजों की चाय की तरह है। पहले किसी ना किसी बहाने से अंदर घुसो, बाद में उनको आदत डाल दो। तो यह तो पहले कोई मानवता के लिए काम किए नहीं है। जहां तक कि आप इनका रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, ये जरूर किए है कि कई मुसलमानों को भड़काकर आज जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। आज उनके घर वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज उनके पास कोई राशन देने वाला नहीं है। तो ये PFI कोई मानवता का काम ना की है, ना आगे करेगी। सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाएगी। आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार
सारे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर कोई आप लोग पीएफआई के समर्थन की बात कर रहे हैं या पीएफआई को अच्छा समझ रहे हैं, तो कतई तौर पर यह गलती ना करें, क्योंकि इनके इरादे बहुत ही खतरनाक है और इनके हरकत की वजह से हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि ये हर वो काम ठीक है। आप मुसलमानों के शर्मिंदा होने की बात करें जल्दी से। अपनी जय अवस्थी, यहां पर जो सवाल मैंने अभी मौलाना कादरी से भी पूछा, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो हिंदूवादी संगठन है वो दरअसल माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज उनके निशाने पर हैं और एक तरह का डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच। वो तो अपने आप में एक चैलेंज है। ऐसा आदित्य जी, जब तक कादरी साहब जैसे लोग रहेंगे पीएफआई की किसी हरकत उनकी सफल हो नहीं पाएगी। कादरी साहब ने सही कहा कि 90% नहीं, उससे भी ज़्यादा मुसलमान जो हैं, भारतवर्ष के मुसलमान, वो वास्तव में पीएफआई की हरकतों से भड़कने वाले नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ बिना किसी इफ एंड बट के कह रहा हूँ कि जो मुस्लिम नेतृत्व है ना, मुस्लिम नेतृत्व मुस्लिमों को, मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से अपनी राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, पैसा लूटने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, इन सब चीज़ों को जमीन हड़पने के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल करता रहा है ना, ऐसा क्यों हुआ कि मुसलमान लगातार निर्बल और कमज़ोर होता गया? मुसलमान खुद सोचें। आज कादरी साहब कह रहे हैं ना खुल, और जो मानवता की बात पीएफआई के बारे में कह रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। एक केरल के एक प्रोफेसर ने, जोसेफ ने, सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर बनाया था। उसमें उस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था कि मोहम्मद ने फला फला ऐसा किया। मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में नहीं लिखा था। उसको जिस किताब में से लिया गया था वहाँ मोहम्मद कुंडू नाम का एक कैरेक्टर था जिससे उसने वो लिया था। उसके हाथ काट दिए गए, सरेआम हाथ काटे गए। उस प्रोफेसर की उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, उसकी नौकरी चली गई, कुछ नहीं हुआ। ये है पीएफआई की मानवता। लेकिन मुझे हैरत होती है कि कुछ अखबार, कुछ वो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी आज मैं ढूंढने से मुझे कहीं मिल नहीं रहे कि वो उन्होंने कभी उस पीएफआई की उस हरकत का विरोध किया हो। पीएफआई को विदेशी फंडिंग होती है, साफ सी बात हो गई हो, उसका विरोध किया हो। इन्फॉर्मेशन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा लेकर आइए, स्क्रीन पर दोबारा लेकर आइए, फुल स्क्रीन लेकर आइए इन्फॉर्मेशन। केरल हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एसडीपीआई और पीएफआई जो है वो चरमपंथी संगठन है, हिंसा के गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं, लेकिन प्रतिबंधित संगठन नहीं है। ये हम आपको टिप्पणी दिखा रहे हैं केरल हाई कोर्ट की वर्ष 2022 की। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि 2012 में क्या कहा गया था कोर्ट के द्वारा। ये भी आज आपके लिए जानना और समझना जरूरी है कि तब क्या कहा गया। 2012 से इस पर बात हो रही है। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में क्या कहा? पीएफआई पर 27 लोगों की हत्या का आरोप है। ये वर्ष 2012 के बारे में बता रहे। 86 लोगों की हत्या की कोशिश का आरोप है, ये केरल सरकार ने कहा। पीएफआई पर 100+ सांप्रदायिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2012 के बारे में बता रही हूं आपको। सिमी का नया रूप है पीएफआई, ये कहा गया केरल सरकार द्वारा। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है, इसे बैन करने की मांग की गई। वर्ष 2012 के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट में क्या कहा गया केरल सरकार द्वारा और हकीकत में आप क्या होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों में आपने बार बार ये सुना है कि कैसे शफीकुर रहमान बग जैसे नेता सामने आते हैं और कहते नहीं पीएफआई ने तो बहुत समाज सेवा का काम किया है, पीएफआई ने तो ये किया है, पीएफआई ने तो वो किया है। लेकिन यहाँ पर अपनी जय अवस्थी, बड़ा सवाल ये भी है, जब ये सब बातें आपको पता है, जब ये सब बातें मौलाना कादरी भी कर रहे हैं, तो फिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? इतना लंबा वक्त क्यों लग गया ये समझने में कि कितनी बड़ी थ्रेट इस तरह के संगठन हो सकते हैं? और इन पर अगर ये इतने ही खतरनाक है, तमाम एजेंसीज, यहां पर सिक्योरिटी की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। झारखंड में जब बीजेपी की सरकार ने उसने पीएफआई पर बैन लगाया था, तब ये बड़े बड़े वकील, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े वकील उन पर पाबंदी हटाने के लिए पहुंच जाते हैं और पाबंदी वो कोर्ट के माध्यम से हट गई। एनआईए ने, ईडी ने इस बार वो गलती नहीं की है। पीएफआई के बारे में सारे आप समझते हैं क्या देश की एजेंसीज को ये सब मालूम नहीं होगा क्या? लेकिन वो सब चीज़ें एक साथ इतनी जगहों पर अगर हुई है तो आप मान लीजिए कि कितनी तैयारी से हुई होगी। एक जगह रेड हो जाती, बाकी सब खबर पहुंच जाती, इधर उधर हो जाते, भाग जाते, छुप जाते, फरार हो जाते। एक साथ अगर इतनी जगहों पर अगर रेड हुई है तो उसकी आप गहराई समझिए, गहनता समझिए, तैयारी समझिए। और वास्तव में मैं कहता हूं कि कोई भी धर्म के बारे में
हम ये नहीं कह सकते कि उस धर्म का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भारत विरोधी नहीं, धर्म के बारे में बात ही नहीं की जा रही है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का, किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि में मदद पहुंचाने जैसे संगीन आरोपों तो सवाल उठेंगे। इसमें रिलीजन के चश्मे से देखा ही नहीं जाना चाहिए। मैं तो कंप्लीटली टेरर के एंगल से बात कर रही हूं। मैं वापस आपको मंच दूंगी विजय अवस्थी। अपने दर्शकों को यहां पर हम पीएफआई का वो सेक्युलर प्लान दिखाते हैं जो उसने सिर्फ इसलिए बनाया, ये दावा किया जाता है ताकि उसके पीछे अपने कम्युनल एजेंडा को वो छिपा सके। अपने कम्युनल चेहरे का मेकओवर करने के लिए पीएफआई कुछ हिंदू मेंबर्स को अपनी ढाल की तरह आगे कर देता है। चित्रदुर्गा से एसडीपीआई के एक हिंदू नेता बी निवास का ये बयान आप सुनिए और देखिए कैसे पीएफआई की ढाल बनकर वो बयान दे रहे हैं। पूरे ये देश में एसडीपीआई मतलब बोले तो वो मुस्लिम पार्टी है करके दिखे, नहीं है, वो झूठ है। एसडीपीआई एक सेक्युलर पार्टी है। सेक्युलर पार्टी बोले तो हम बैठे ना वो पूरा हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। ये क्यों दिखा रहे हैं, हम क्यों बैठ के बात करना बोले तो आपके ऊपर आए नहीं बात करें, दूसरे ऊपर आए भी नहीं बात करें, हमारे ऊपर आए हम भी नहीं बात करें, कौन बात करेगा? इसलिए हम बैठ के प्रेस मीट किया। ये खाली मुसलमान का पार्टी नहीं है, सेक्युलर पार्टी है। तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कैसे पहले 10 सेकंड वाली नफरती धमकी है, अब आप एसडीपीआई को किस तरह से बचाव किया जा रहा है। कुल मिलाकर सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल है जो पीएफआई पर आरोप लगे, सवाल है उस नफरती प्लान का जो आप 10 सेकंड वाला नफरती प्लान जिसे हम बता रहे हैं, आप लगातार सुन रहे हैं और इस वक्त भी आप अपने स्क्रीन पर उसे देख पा रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद खैरुद्दीन साहब हैं। खैरुद्दीन जी, ये धमकी आपने सुनी सर? ये एक बार सुनना चाहेंगे। 10 सेकंड वाली ये जो धमकी है, हमसे टकराओगे तो 10 सेकंड में काम तमाम कर देंगे। एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपका जवाब चाहूंगी इस पर। പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭയമാണ് ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ശകുനിയം। तो मुझे उम्मीद है आपने सुन लिया होगा शिजू बकर क्या कह रहा है एसडीपीआई से, इसका कनेक्शन। मैं चाह रही थी आपकी इस पर टिप्पणी। देखिए, जो वो कह रहे हैं वो सरासर गलत है, वो नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पीएफआई के ऊपर जो है ना इतने जो केसेस बुक हुए, तो अभी तक उनके खिलाफ ठोस बुनियादी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और इस वक्त जो है ना इसका इतना वबाल क्यों मचाया जा रहा है? क्या अब जितने भी दावे पड़े हैं उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत एनआईए के हाथ को लगे हैं या ईडी के हाथ को लगे हैं? अगर लगे हैं तो वो आवाम के सामने लाएं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हर भारतीय की यही आवाज रहेंगी। जो भी दहशतगर्दी करेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। मुल्क की सलामती सबसे अजीज है, मुल्क की सालिमियत सबसे अजीज है और मुल्क सबसे पहले है, उसके बाद में सब कुछ है। हम इस अल्फाज की हम सख्ती से मजम्मत करते हैं, बशर्ते के वो अल्फाज पीएफआई के किसी जिम्मेदार के जबान से अदा किए गए हों। अभी हाल ही में पूना के ताल्लुक से ये कहा गया था कि वहां पर पाकिस्तान का नारा लगाए गए, लेकिन वहां की पुलिस ने उसको जो ना उसको खिलाफ उसको गलत करार दे दिया गया है। तो ये भी एक मसला सामने है। तो ये तमाम बातों को सामने रखते हुए कोई फैसला करना चाहिए। और नहीं तो आपका फैसला क्या है? आपके हिसाब से क्या है? नहीं, पीएफआई आपकी नजर में क्या है? देखिए, एक सिर्फ पीएफआई की बात नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में जो तंजीमें कौमी सलामती के लिए खतरा है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा नजरिया है। एक पीएफआई नहीं है, और भी जो ना कई तंजीमें जो सामने आए हैं, जो तलवारें बताते हैं और जो ना डरा धमकाया जाता है, और बहुत सारे जो ना मस्जिदों के ऊपर भगवा लहराया जाता है, दरगाहों को जो ना तोड़ा जाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। अभी जो सवाल है वो पीएफआई और एसडीपीआई को लेकर है सर, जिसके भी, और सुनिए ध्यान से, आपने भी भगवा झंडा की बात की, अभी आपने दरगाहों को तोड़े जाने की बात की। सुनिए ध्यान से, सुनिए अब जो मैं कहूंगी प्लीज। मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना खैरुद्दीन,
नहीं, ये सही अप्रोच नहीं है सर। जो दरगाह को तोड़े उन पर भी एक्शन होना चाहिए, जो भगवा फहरा दे मस्जिद पर उन पर भी एक्शन होना चाहिए, और इन सबसे ऊपर अगर किसी पर टेरर के लिंक होने के आरोप लगे तो मजहबी चश्मे से अलग हटकर सिक्योरिटी की नजर से उसे देखा जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने क्या किया, आपने जो आखिर का आर्ग्यूमेंट लेकर आए आपने उसका एक जस्टिफिकेशन ऑफर करने की कोशिश की है। आप ये कह रहे सिर्फ मैं आपसे पीएफआई को लेकर क्लैरिटी चाहती हूँ, पीएफआई पर एक्शन ठीक हुआ या नहीं हुआ? कह रहा हूँ, मेरी सवाल यह है कि हमारे मुल्क में अब पीएफआई के ताल्लुक से जो बात की जा रही है, तो दूसरे तंजीमें जो आतंक फैलाने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। हम पीएफआई की तारीफ खतई नहीं करेंगे। जो भी तंजीम हमारे मुल्क के लिए खतरा है और हमारे देशवासियों के लिए खतरा है, कौन सी तंजीमें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं जो देश में आतंक फैलाना चाहती हैं, देश के लिए खतरा है? आप खुलकर कहें। अगर उसके सबूत मिल जाए तो बराबर उनको जो ना सजा मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर सबूत पर भी आ गए। अब आप पहले आप डिसाइड कीजिए आप किस तरफ है मौलाना खैरुद्दीन। मिल जाए तो नहीं, खैरुद्दीन जी पहले आप डिसाइड कीजिए। अभी आप कह रहे सबूत मिल जाए तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, तो सर सबूत मिल जाएंगे, सबूत मिलने का तो इंतजार कर लीजिए। फिर आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि और भी तंजीमें हैं जो आतंक फैलाना चाहती हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए? तमाम भारत के मुसलमान, सुनिए, अगर सबूत मिल जाए, वो अगर गुनाहगार साबित हुए तो पूरे भारत के मुसलमान उस पीएफआई को जो है ना सजा देंगे। ये भी हमारी बात सुन लीजिए। सर, इस देश में सजा देने का काम अदालतों का है, इंडिविजुअल्स का नहीं है सर। बता रहा हूँ ना मैं क्लियर कर दूं ना, ये क्लियर कर दूं मैं, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। इस देश में अदालतें बैठी हैं, वो सजा देने का काम करेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं अगर पीएफआई दोषी साबित हुई, अगर पीएफआई का गुनाह साबित हो गया, तो सर अभी वही तो मैं आपसे पिछले 5 मिनट से क्लैरिटी मांग रही हूं कि पीएफआई पर आप कहां खड़े हैं, क्योंकि आप जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे दे रहे हैं वो तो एक तरह का जस्टिफिकेशन है। आप तो ये कह रहे हैं फला फला तंजीम पर आपने एक्शन क्यों नहीं ले लिया है, वो भी तो आतंक फैलाने का काम करती है। जब मैं नाम पूछ रही तो आपके पास जवाब नहीं। आप कह रहे हैं अगर सबूत मिल जाए, तो सर सारी बातें आप एक साथ कर रहे हैं, सारी बातें। देखिए, आप जब किसी भी तंजीम के खिलाफ अगर सबूत मिलता है तो कार्रवाई होती है। तो पीएफआई के खिलाफ आपको सबूत लग रहा है या नहीं लग रहा है, पहले ये क्लैरिटी दे दीजिए। चलिए, किसी पर इल्जाम लगाने से वो बात जो ना इल्जाम। अच्छा, तो ये बताइए ना, आपको लग रहा है पीएफआई पर एक्शन सही हुआ या गलत हुआ? बोलिए ना उस पर। अरे हम तो ये कहते आ रहे हैं, अगर पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत मिला है और हुकूमत कार्रवाई कर रही है तो वो हक बजानिब है, होना चाहिए। वो अगर सबूत मिला है भी बोल देते हैं आप, अगर सबूत मिला है। सर, बोलने से इतना डर क्यों लग रहा है आपको? आप खुलकर अपनी बात रखिए। अब जवाब ले लीजिए, पहले अवनीजेश अवस्थी और उसके बाद मौलाना खादरी। जल्दी जल्दी प्लीज। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। वैसे सर, वैसे एक्शन का आधार सबूत ही होता है, एक्शन का आधार सबूत ही होता है। जी, अवनीजेश अवस्थी पहले और मौलाना खादरी। जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति जी, मौलाना साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ। मौलाना साहब सुन तो लीजिए ना। अच्छा, अब आपने बोल लिया ना, अब आप सुनिए। ऐसा है, पीएफआई के बारे में केरला हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ, अभी अदिति जी ने पढ़ करके भी सुनाया आपको, कि साफ साफ टिप्पणी की है। बिल्कुल उस कोर्ट पर तो भरोसा है, वो कोई कौमी तंजीम नहीं है, किसी का वक्तव्य, पर्सनल वक्तव्य नहीं था, किसी संगठन का नहीं था। और उस सरकार, वह सरकार, वहाँ की केरल की लेफ्ट की सरकार, कांग्रेस की सरकार, चाहे ओमन चांडी हो, चाहे पिनरई विजयन हो या अच्युतन हो, उन सब ने यहाँ पर पीएफआई के इन खतरनाक कारनामों के बारे में बहुत बार वक्तव्य दिए हैं। इसका धर्म से लेना देना नहीं है। आप जब कर देते हैं ना कि मस्जिद पर भगवा फहराया गया, मैं आपको 1000 उदाहरण दे सकता हूँ। अभी क्या हुआ कि तमिलनाडु के एक गाँव में कहा कि यहाँ पे मुस्लिम बहुत रहते हैं, इसलिए मंदिर बंद कर दो, यहाँ घंटी नहीं बजेगी, यहाँ पे आरती नहीं होगी। वो ठीक है? वो ठीक लगता है आपको? और मैं एक बात बता दूं कि किसी संगठन ने मस्जिद पर भगवा नहीं फहराया, बिल्कुल अरे सुन तो लीजिए, किसी ने नहीं। अगर आपको ऐसा है ना, मौलाना साहब प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं अगर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो सोशल मीडिया पे खबरें आती हूं उसके आधार पे कोई वक्तव्य देता भी नहीं हूं। मैं जो सोशल मीडिया पे खबरें आती हूं उसके आधार पे कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मैं, मुझे मालूम है उसमें से आधी से ज़्यादा खबरें हो सकता है कि उनका मेरे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए मुझे बोलने का हक नहीं है, उनको कोट करने का हक नहीं है। ये सच है खबर। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में क्या होता था कि जिस समय अजान होती थी, जिस समय नमाज होती थी, उस समय मंदिर के अंदर पुलिस वाले खड़े होते थे कि उस समय घंटी नहीं बजेगी।
आपने कभी देखा कि मंदिर से भीड़ निकल करके किसी ईद पर या किसी मुहर्रम के ताजिए पर पत्थरबाजी कर रही हो? एक उदाहरण भी लगता है आपको? नहीं मिलेगा आपको। जिसने मस्जिद पर भगवा फहराया उसका कोई भी कोई संगठन नहीं है, कोई व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी बड़े साफ, बिना किसी इफ एंड बट के मैं कह रहा हूं। लेकिन आप ये बताइए, आप एक बात बताइए कि तमाम लोग, ये जो बर्क जैसे लोग हैं जिन्होंने यहां तक कहा कि ये जो वैक्सीन है कोरोना की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोग बचे, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। यहां के भारत के विपक्षी दलों को न लगता हो, लेकिन पूरा विश्व तारीफ कर रहा है कि जहां पर 140 करोड़ की जनसंख्या हो, वहां पर कोरोना को जिस तरीके से नियंत्रित किया गया वो अभूतपूर्व है। विदेश में जाकर के किसी से भी पता कर लीजिए। लेकिन वहां पर बर्क साहब जैसे लोग कह रहे थे कि ये कोरोना की वैक्सीन से तो, और क्या क्या कह रहे थे, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता किस तरीके से, मुसलमानों को तो नहीं होगा। अरे मुसलमान भी तो इस देश के नागरिक हैं। माफी के साथ आपको रोक रही हूं मौलाना कादरी, उसके बाद मैं आपको भी मंच दूंगी और खैरुद्दीन साहब आपको भी। पीएफआई का एक नेता कैसे खुलेआम धमकी देता है कि 10 सेकंड में काम तमाम कर देंगे, वो हमने आपको सुनवाया, और एक बार फिर से सुनवा देंगे कि किस तरह धमकी दी जा रही है, किसे धमकी दी जा रही है। लेकिन बावजूद इसके देश में नेताओं की एक जमात ऐसी है जिसे इन लोगों में शांति दूत दिखाई देते हैं, इनमें सोशल वर्कर दिखाई देते हैं। हम आपको समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का दिल किस तरह इन लोगों के लिए पसीज रहा था 3 दिन पहले, वो सुनवाते। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई, क्या उनसे कुछ खतरा हो गया, या वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है, या इस पार्टी के लिए ख़तरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी। तो मौलाना कादरी, शफीकुर रहमान बर्क को आपने सुना, वो करें अपना प्रोग्राम चला रही हैं, देश में इतनी पार्टियां हैं, अपना प्रोग्राम चलाती हैं, तो पीएफआई तो अपना प्रोग्राम चला रही है। देखिए अदिति जी, मैं अपने नजदीक ये समझता हूं कि फिलवक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को सियासी नेताओं से ज्यादा मजहबी रहनुमाओं की, और उसमें भी सूफी लोगों की जरूरत है। और ये तमाम जितने भी हजरात सूफी है जो दरगाहों को बिलोंग करते हैं, उन तमाम की जिम्मेदारी है कि हमारे जो देश में पीएफआई जैसा संगठन है, इनकी हकीकत सारे मुसलमानों के सामने रखी जाए। देखिए, अब सियासी नेताओं का तो तरीका है कि वो कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक तलाश करते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो। ये समझते हैं कि अगर आज हम मुसलमानों की कोई संगठन के खिलाफ बोल देंगे तो शायद मुस्लिम वोट हमसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। जी मैडम। असदुद्दीन ओवैसी एआईएम को भूल गए आप? नहीं मैडम, इस सारे आप पीएफआई के मामले में देखिए, ओवैसी साहब ने कुछ नहीं कहा। ओवैसी साहब ने पीएफआई की तायद भी नहीं की। आप जरा गौर कीजिए। आप ना गिरफ्तारी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही थी जी। तो मैं ये कह रहा हूं पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। अब जैसा कि मैं हूं, अगर मैं डिबेट पर ये बोलता हूं कि पीएफआई गलत है, तो बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को ये बात समझने आती है, या तो मैं आरएसएस की लाइन बोल रहा हूं या मैं बीजेपी की लाइन बोल रहा हूं। तो इस तरीके से जहन में भर दिया गया है कि गलत को गलत भी मत बोलो। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हर वक्त मैं मुस्लिम युवाओं को यह कह रहा हूं कि देखो भाई, जो बात गलत होगी हम उसको गलत बोलेंगे। जिस वक्त आरएसएस ने मुसलमानों को कैंसर कहा, हमने मुखालिफत की, और अब जब मोहन भागवत जी मदरसे को गए तो हमने उसको एक उजाले की तरह लिया, उनका वेलकम किया। तो कब तक के ये सांप्रदायिकता फैलती रहेगी? तो हमारे दिमागों को साफ करने की जरूरत है, और जो गलत फहमियां उसको दूर करने की जरूरत है। और जो पीएफआई की सच्चाई है, जो एक आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, देश के लिए खतरा है, मुसलमानों के लिए खतरा है, मुस्लिम युवाओं के लिए खतरा है, ये हम समझाने की जरूरत है। और सारे धार्मिक नेता जितने हैं, मैं उन तमाम से यह आग्रह करूंगा कि पीएफआई की हकीकत मुसलमानों के सामने रखे। ठीक। खैरुद्दीन साहब, आपने सुना मौलाना कादरी ने क्या कहा। कैप्टन सिकंदर रिजवी भी हमारे साथ है, मैं कैप्टन रिजवी आऊंगी आपके पास, लेकिन खैरुद्दीन साहब, अभी आपने सुना मौलाना कादरी ने क्या कहा। उन्होंने ज़हनी तौर पर एक सफाई का जिक्र किया, सही को सही और गलत को गलत बताने की हिम्मत का, इच्छा शक्ति का जिक्र किया। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। हम भी यही कह रहे हैं कि अगर पीएफआई
की जानिब से अगर जो है ना कोई ऐसा काम किया जा रहा हो जो हमारे मुस्लिम समाज के खिलाफ हो या हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ हो या हमारे भारतवासियों के खिलाफ हो, तो बराबर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम शुरू से हमारा यही मौक़ूफ़ है और हम यही कह रहे हैं कि हम पीएफआई के सपोर्टर नहीं हैं, हम उनकी ताईदी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे भारत में सैकड़ों तंजीमें हैं, उन सैकड़ों तंजीमों में कुछ जो है ना भारत की तरक्की के लिए काम करते हैं, कुछ भारतीयों की तरक्की के लिए काम करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, ऐसे कई तंजीमें हैं। लेकिन अगर उनके अंदर कोई ऐसी शैतानियत छुपी हुई अगर नजर आ जाए तो बराबर उन तंजीमों के खिलाफ हमको कमर बस्ता होना चाहिए और कानून के दायरे में उनको उसकी सजा देना चाहिए। यही हमारा मौक़ूफ़ है। और जब आप तंजीमें कहते हैं तो कौन कौन सी तंजीमें कहते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। कैप्टन रिजवी ने ये डिस्कशन लेट ज्वाइन किया है। देखिए आप, हमारे मुल्क में कई तंजीमें हैं, चाहे मुस्लिम समाज में हो, हिंदू समाज में हो, कोई सेवा का काम करते हैं, कोई सोशल वर्क करते हैं, समाजी खिदमत करते हैं, कई तंजीमें हैं इसके अंदर। लेकिन उन तंजीमों में से अगर कोई ऐसी बात सामने जाहिर आ जाए तो नहीं, आपने ऐसा कुछ देखा होगा ना, आपने ऐसा कुछ देखा होगा, आपने ऐसा कुछ नोट किया होगा खैरुद्दीन साहब। अब ये देखिए, अब बात मौजू बदल जाती है। अब आप मेरे से कुछ जो ना कहलवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कुछ कहलवाना नहीं चाह रही सर। आप बात तो स्पष्ट तरीके से करेंगे ना सर। हमारे देश के जो और भी तंजीमें हैं जो किसी एक तबके के ताल्लुक से जो ना जहर उगलते हैं और उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अवनीश अवस्थी, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और मौलाना कादरी मुस्कुरा रहे हैं, उनसे भी जवाब लूंगी और कैप्टन रिजवी से भी जवाब लूंगी। मौलाना साहब, मैं कभी भी किंतु और परंतु के साथ बात नहीं करता हूं, ना ये कहता हूं कि उसने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा हुआ। जिन्होंने भी, आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, यति की बात कर रहे हैं, नरसिम्हन की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं, बिना किसी इफ एंड बट के कहता हूं कि ये नारे इस देश के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़े शर्मनाक हैं। उनके खिलाफ जितनी भी और जैसी भी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, उससे 1% भी हम इसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि खिलाफ कार्रवाई क्यों की, हम में से कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन मौलाना साहब, मेरा आपसे निवेदन ये है, मेरी अर्ज आपसे ये है कि जब आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि उधर से भी हो रहा है इधर से भी हो रहा है, तब मुझे दिक्कत होती है। आप तब उसका मतलब पता है क्या है? आप तब किसी व्यक्ति को, किसी संगठन को सही ठहराने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आप जैसे लोग, आप जैसे लोग जो हैं, अगर आप जैसे लोग, जैसे कादरी साहब ने बिना किसी, देखिए मौलाना साहब, कादरी साहब ने बिना किसी इफ एंड बट के बात की है ना। कैप्टन रिजवी को सुन लीजिए आप। अरे ये धर्म के आधार पर कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, ना हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने आप लोगों के दिमाग में, या आपसे मेरा मतलब ऐसे लोगों के दिमाग में भर दिया है कि फला हिंदू लोग जो हैं आपके खिलाफ है, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई संगठन आपके खिलाफ है। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, मैं आपको एक बात कहूँ, आपने पुणे पुलिस का उदाहरण दिया, मैं बाकायदा वीडियो भेज सकता हूँ जिसमें एक छोटी सी लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही है, मंच पर खड़े होकर लगा रही है। मैं आपको ऐसी एक नहीं, ऐसी सैकड़ों वीडियो भेज सकता हूं। और जो यहां से पाकिस्तान गए थे मुसलमान, आज उनका क्या हाल है? कटोरा लेके घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। बहुत सुखी हैं क्या वहां पर? वो अपना देश अलग बना करके बहुत सुखी हैं क्या वहां पर? क्या हालत है उनकी वहां पर? और जो यहां से गए थे उनका तो और भी बुरा हाल है। मुजाहिदीन है, वो मुहाजिर है, उनको तो वहां पर अभी तक नागरिकता तक नहीं मिली। आपको जवाब देना तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जरा वैज्ञानिक तरीके से सोचिए। जिस लड़की ने पाकिस्तान की तारीख में नारा लगाया था, अवैसी साहब ने उसको गिरफ्तार करवा दिया, उसको रोका है। और रही बात आप जो यहाँ से जो पाकिस्तान गए हैं उनके ताल्लुक से जो कह रहे हैं, हम उस बात को तस्लीम करते हैं, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जो है ना आपके राज ठाकरे साहब ने ये कहा कि मस्जिद के सामने अज़ान हुई तो वहां पर जो ना हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, सैकड़ों की तादाद में वहां पर बाजे बजाए गए, वहां पर जो ना मुस्लिम खिलाफ नारे लगाए गए, हत्ता के एक संत ने ये तक भी कह दिया कि मुस्लिम बच्चों को जो ना लाओ और रेप करके छोड़ दो उनको। तो अब ऐसे जो ना संगठनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा सवाल ये है आपसे।
अवनीश अवस्थी, आपका जवाब। अदिति जी, मैं बड़ी साफ सी बात कह रहा हूं। मैं राज ठाकरे जी से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूं उनको। वो ब्लैंकली किसी भी कौम के प्रति, किसी भी एक धर्म के प्रति गलत नहीं बोलेंगे। इतना मैं राज ठाकरे को जानता हूं, बड़ी आसानी से जानता हूं, बड़े स्पष्ट से जानता हूं। मैं बिना किसी इफेंट बट के कह रहा हूं। मैं मुंबई में या महाराष्ट्र में, क्या आपको लगता है कि वहां के मुसलमान अरे बोला, अरे आप ये बताइए, आप एक बात बताइए। अरे सुनिए तो ना, अरे सुनिए। अरे सुनिए। दोनों को यहाँ पर रोकूंगी। कैप्टन सिकंदर रिजवी ने डिस्कशन लेट ज्वाइन किया है, तो कैप्टन सिकंदर रिजवी को पहले तो वो 10 सेकंड वाली जो नफरत वाली धमकी है वो उन्हें सुनवा दीजिए, और साथ ही किस तरह एसडीपीआई एक मुखौटे का इस्तेमाल करता है, खुद को ये कहता है कि वो तो एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है और उसे टारगेट किया जा रहा है। दोनों ही रिएक्शंस प्लीज। പോപ്പുലർ ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭയമാണ്. ഇരുളിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ വേട്ടയാടുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ 10 സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ശകുനിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ NIA-യും ED-യും പോലെയുള്ള ശകുനികളെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിക്കാതെ തന്തയ്ക്ക് പിറന്നവന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ തെരുവിലേക്ക് വാടാ RSS-കാരെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. पूरे ये देश में STPI मतलब बोले तो वो मुस्लिम पार्टी है करके दिखे, नहीं है, वो झूठ है। STPI एक सेक्युलर पार्टी बोले तो हम बैठे ना पूरा हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। ये क्यों दिखा रहे हैं? हम क्यों बैठ के बात करना बोले तो आपके ऊपर आए नहीं बात करें, दूसरे ऊपर आए भाई नहीं बात करें, हमारे ऊपर आए हम भी नहीं बात करें, कौन बात करेगा? इसलिए हम बैठ के हम प्रेस मीट किया। ये खाली मुसलमान का पार्टी नहीं है, सेक्युलर पार्टी है। तो कैप्टन सिकंदर रिजवी, आपने सुना, हमसे जो टकराएगा 10 सेकंड में उसका काम तमाम कर देंगे। इस नफरत वाली धमकी पर आपकी क्या राय है? जब मैं सुन रहा हूँ, ये कई दिन से चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, हर चैनल पे चल रहा है, इनकी बातें चल रही हैं, और शायद भारत सरकार ने शायद मन बना लिया है कि इसका कुछ ना कुछ असर होगा जरूर, उसका रिएक्शन होगा जरूर, क्योंकि धमकी चल नहीं पाएगी। एक सेक्युलर कंट्री के अंदर हम लोग रहते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, और जब PFI ने ये ड्रामा रचा है, देखिए PFI ISIS से जुड़ी हुई थी। केरला के कुछ लड़के जो निकल गए, पहले PFI के वो कार्यकर्ता थे, उसके बाद वो ISIS ज्वाइन कर ली थी, और वो पकड़े गए थे, क्या वो सरफेस हुए थे वहां पर सीरिया के अंदर, और पता चल गया था कौन कौन वो लोग हैं। तो PFI ने टेररिज्म को एक शक्ल देनी शुरू कर दी है धीरे धीरे, और वो मुसलमानों को पकड़ के, उस तरह के मुसलमानों को ले लेकर के, जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको कटोरे में कुछ डाल करके उन्होंने अपने संगठन में लेना शुरू कर दिया है, और उन्हों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक है। और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी रीजनल पार्टी है वो इनको सपोर्ट कर रही है, रीजनल पार्टी सपोर्ट कर रही है, वहां पद्धति से सपोर्ट कर ही रहे हैं उनको, इसलिए कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक है मुसलमान। PFI के साथ जाके खड़े हो गए, शफीक रहमान साथ जाके खड़े हो गए PFI के साथ, उनको बता रहे हैं सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भूल गए। रिकॉर्ड आप उठा के देख लिए PFI का। इसी तरह आपकी केरल की जो पार्टी है वो भी अपने को सेक्युलर कह रही है, जबकि वो खड़ी हो गई PFI के साथ। इसी तरह बंगाल के अंदर देख लीजिए, तो रीजनल पार्टी ने PFI को ज्यादा बढ़ावा दे रखा है, उनका वोट बैंक का इस्तेमाल करना चाहती है, मुसलमानों का इस्तेमाल करना चाहती है, उनकी रहनुमा नहीं है वक्ती, यानी कि रीजनल पार्टी इस टाइम ज्यादा कल्प्रिट है, ज्यादा गुनाहगार है PFI को आगे करने में। PFI तो गुनाहगार है ही है, 100% गुनाहगार है, और देश के अंदर जो कर रहे हैं या आतंकवाद में इसको तब्दील कर रहे हैं, लड़कों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, नौजवानों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, जो हमारे लिए घातक है, हमारे लिए खतरनाक है देश के लिए, और इसको रोकना पड़ेगा, इस पर बैन लगाना पड़ जाएगा। कैप्टन सिकंदर रिजवी, अभी आपने सियासत के रोल की बात की है, अपने दर्शकों को यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे PFI की कुंडली, जो लगातार आप अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। इस कुंडली को एक बार शुरू से देखिए और समझिए कि जिस PFI की तरफदारी कई नेता कर रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस पर किस तरह के इल्जाम लगते हैं। तो हत्या का इल्जाम लगता है उस पर, दंगे का इल्जाम लगता है उसके ऊपर, हिंसा में संलिप्त होने का इल्जाम उस पर लगता है। क्या लगता है एक और इल्जाम जो भी आपने कैप्टन सिकंदर रिजवी को कहते हुए सुना था, कि मुसलमानों का ब्रेन वॉश
करने का इल्जाम पीएफआई पर लगता है। इसके अलावा आईसिस में युवाओं की भर्ती का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब ने किया था, वो इल्जाम उस पर लगते रहे हैं। इसके अलावा टेरर फंडिंग के इल्जाम लगे हैं और हवाला से पैसे जुटाने के इल्जाम लगे हैं। टेरर फंडिंग था और हवाला से पैसे जुटाने के इल्जाम। इसके अलावा जिहादी पाठशाला चलाने के आरोप लगे हैं पीएफआई पर, किडनैपिंग के आरोप लगे हैं पीएफआई पर, आतंकी ट्रेनिंग देने के आरोप पीएफआई पर लगे हैं और सीधे तौर पर इसमें बम और हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी शामिल है। तो ये आतंकी ट्रेनिंग देने का संगीन आरोप, जिसमें बम और हथियार बनाना, इसके अलावा देश विरोधी नारेबाजी करना, ये आरोप भी लगे हैं। लव जिहाद और साथ ही देश को अस्थिर करने के आरोप भी पीएफआई पर लगे हैं। और आपने देखा था कि जब पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया गया और रेड्स पड़े तो किस तरह की हिंसा केरल में देखने को मिली थी, आगजनी हुई थी और यहाँ तक कि जो केरला हाई कोर्ट था उस तक ने जो केरला सरकार थी उसे कटघरे में खड़ा किया था, ये कहते हुए कि आपकी परमिशन के बिना इस तरह की हिंसा नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही फिक्स करने की कोशिश केरल हाई कोर्ट द्वारा की गई थी केरला सरकार की। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। अवनीश अवस्थी, जो कैप्टन सिकंदर रिजवी ने जिक्र किया, इस तरह की विचारधारा को खाद पानी देने का काम दरअसल सियासत ने किया है। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है ना, बर्क साहब किस पार्टी के सदस्य हैं आप बताइए? बर्क साहब ने खुलेआम समर्थन किया पीएफआई का, आपने सारे कारनामे बताए और पूरा देश जानता है। और इस देश में जड़ें नहीं है उनकी, वो विदेशों से पैसा लेते हैं। कुछ लोग हैं, इनको आम मुसलमानों को, मौलाना साहब जैसों को मालूम नहीं कि विदेशों से पैसा लेकर के यहाँ के मुसलमानों का इस्तेमाल इस देश के खिलाफ करना, उस विदेशी साजिश का ये माध्यम बनते हैं। बड़ी साफ सी बात है, इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है। देश के दुश्मन होते हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं। वहाँ देश प्रगति करता है तो कोई भी दूसरा देश जो उससे दुश्मन देश जो है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, वो निश्चित रूप से चाहेगा कि इस समय भारत की तरक्की ना हो। पूरे विश्व भर में इस समय भारत की आर्थिक स्थिति की, जब पूरे ब्रिटेन में क्या हालत है अभी आप देख, उसकी इकोनॉमी की, चीन में क्या इकोनॉमी की स्थिति है, यूएस में, अमेरिका में क्या स्थिति है, ये सब सबको मालूम है किस तरीके से करेंसी वहाँ की गिर रही है। इसके बावजूद भारत का जीडीपी देखिए, भारत का जीएसटी कलेक्शन देखिए, इसके बावजूद भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। और हम सब, भारत प्रगति कर रहा है तो कुछ एक धर्म वाले नहीं कर रहे, हर एक धर्म का व्यक्ति प्रगति करता है। उसमें उसकी खुशनुमा महक जो है वो प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण, जाति को मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म वाले को मिल जाएगी। और मैं तो बड़ी साफ सी बात कहूंगा कि मौलाना साहब, मैं आपसे इस बारे में 10 सेकंड और दे दीजिए जी, मैं आपसे तर्क के साथ कहीं भी बैठ करके आपसे बहस कर सकता हूं कि आप ये देख लीजिए कि पिछले 5-7 वर्षों में, जिसमें आपको लगता है कि एक सरकार शायद एक कौम के खिलाफ है, जितनी स्कॉलरशिप, जितने आईएएस में सिलेक्शन हुए, जितने आईपीएस में सिलेक्शन हुए, जितनी बेहतरी हुई है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूं। इसलिए किसी झूठे प्रोपेगेंडे में आम मुसलमान को शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है मौलाना कादरी, मैं आपको मंच दूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की नेता राशिद खान हमारे साथ है। राशिद खान, ये जो 10 सेकंड वाली धमकी है जिसमें कहा गया हमसे टकराओगे तो 10 सेकंड में काम तमाम कर देंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो शख्स बयानबाजी कर रहा वो बिल्कुल गलत है, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं ऐसे चीजों की सख्त मजम्मत करता हूं, पर अब मैं ये एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जो क्रैकडाउन हो रहा है पीएफआई पर एनआई के जानिब से, तो दूसरे भी तंजीमों में भी होना चाहिए। चलो अगर से पीएफआई पे हो रहा तो मेरे को सबूत भी पेश करिए, पब्लिक डोमेन में रखिए, कितने बम मिले, कितने AK-47 मिले, कितने रॉकेट लॉन्चर्स मिले, और दूसरे दहशतगर्द तंजीमों से कैसा लिंक है। अगर बाहर मुमालिक से फंड्स आ रहे और ईडी केस रजिस्टर्ड करी तो अक्यूज कौन है, कहां से फंड्स आ रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, सबूत कहां रखे हैं? चाय की दुकान पे, डोमेन में भी लाना चाहिए, गली नुक्कड़ में सबूत कहां रखे जाते हैं? और राशिद खान, सबूत कहां रखे जाते हैं? देखिए फिलवक्त सबूत जो है अभी वो साबित नहीं हुए, साबित भी होना चाहिए। हमारे कोर्ट पर, लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा भरोसा है। तो फिलवक्त अभी साबित होने का वक्त है, अभी साबित होने का वक्त है। कहाँ जा रहे हैं आप? सब चीजें एनआईए में भी रखना चाहिए।
नहीं, कहाँ रखे हैं? नुक्कड़ पे, चाय की दुकानों पे, मोहल्लों में। देखिए बेशक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं इन्वेस्टिगेशन की मजम्मत नहीं करता हूं। बिल्कुल जो भी तंजीम हमारे मुल्क के खिलाफ जाती है उसके ऊपर केसेस दर्ज होना चाहिए। और अभी आपने कहा कि दूसरी तंजीमों पर भी होना चाहिए। कौन सी दूसरी तंजीमें हैं जिन पर आप इसी तरह के एक्शन की बात कर रहे हैं, जिन पर इसी तरह टेरर लिंक्स के आरोप लग रहे हैं, जिन पर इसी तरह आतंकियों को ट्रेन करने के आरोप लग रहे हैं, जिन पर इसी तरह आईसिस के साथ मिले होने के आरोप लगे हों? आप बताइए उन तंजीमों के बारे में। आज देखिए आपको अच्छी तरीके से मालूम है कौन से तंजीमा हथियार इस्तेमाल करते हैं। हथियार के साथ कई फोटोज है, क्लिप्स है, कई ब्लास्टों में उन लोग मुलविस है। मसाजिदों पे हमला करते, मदरसों पे हमला करते, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? मैं बोल रहा हूँ जितने भी तंजीमा मुल्क के खिलाफ जाते, चलिए 4 एग्जाम्पल बताइए। चलिए ये जो आपने आरोप लगाए हैं 4 एग्जाम्पल बताइए, 4 एग्जाम्पल बताइए जहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बताइए। चलिए अगर से पीएफआई पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एनआईए इन्वेस्टिगेशन करिए, कोई बात नहीं है, बिल्कुल करिए। आपने जो आरोप लगाया उसके 4 एग्जाम्पल बताइए जब एक्शन नहीं लिया। आरएसएस में भी करिए, आरएसएस में भी करिए। अगर से आरएसएस इतनी शफाफ है तो एनआईए के इन्वेस्टिगेशन से डर रही क्यों? डरना नहीं चाहिए। अरे बताइए ना आप ऐसे 4 एग्जाम्पल कि उन पर इस तरह से टेरर फंडिंग के, टेररिस्ट ट्रेनिंग के, टेरर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन के आरोप लगे और उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए कई तस्वीर है, कई वीडियोस है, कई आरएसएस के भी रुकून, कई ब्लास्टों में। अरे मैं आपसे 4 एग्जाम्पल मांग रही हूँ। अभी आपने कहा मस्जिदों पर, मदरसों पर हमला, मैं आपसे सिर्फ 4 एग्जाम्पल मांग रही हूँ। लेकिन मैं आपको वो तस्वीरें जरूर दिखा सकती हूँ जो पीएफआई ने किस तरह से केरल में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। वो तस्वीरें मैं जरूर दिखा सकती हूँ आपको। सवाल क्या है? इंसाफ की बात है। देखिए हमारे मुल्क को जो भी ऑर्गेनाइजेशन से थ्रेट है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो मेरी बात समझिए आप, मैं बिल्कुल हित में हूं इन्वेस्टिगेशन हो रही, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो रही, पीएफआई पे बिल्कुल सही है, दूसरे तंजीमों पे भी हुई है। और ये जो पीएफआई की जो ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या मिला था मेरे को भी पता करना चाहिए ना। डिजिटल प्रिंटर्स मिले, बैनर्स मिले, फ्लायर्स मिले और व्हाइट पेपर मिला, कराटे की ट्रेनिंग हो रही। अब ऐसे चीजों आप सिर्फ बातें कर रहे हैं और जो आप वायलेंस के खिलाफ जिसकी आप मजम्मत कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपके अपने बयान आपको लीगली मुश्किल में डाल चुके। राशिद खान बोलिए जी, तो आइंदा से जब आरोप लगाइएगा तो सबूत के साथ लगाइएगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा, और कम से कम हिंदू मुसलमान राजनीति में कर लीजिए, लेकिन देश की सुरक्षा पर हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा। मौलाना कादरी 20 सेकंड है आपके पास, मुझे इस डिस्कशन को क्लोज करना है प्लीज। देखिए अदिति जी, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है और बहुत सारे लोग मुझसे भी कॉल करके पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं भी आवाम के बीच में, पब्लिक के बीच में रहता हूं, एक दरगाह से वाबस्ता हूं। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि भाई दूसरे तंजीम जो है जब सेल्फ डिफेंस का काम करते हैं तो मुसलमानों को इस बात की इजाजत क्यों नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आपको सेल्फ डिफेंस की इजाजत है। हैदराबाद में, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान में कई ऐसे मार्शल आर्ट्स के एकेडमीज है जहां पर आप सेल्फ डिफेंस ठीक है मौलाना कादरी, मेरे पास समय का अभाव है, माफी के साथ मैं आपको यहीं पर रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए देश में हर किसी को अपने तरीके से जीने का हक है। देश का संविधान हर नागरिक को उसकी विचारधारा के मुताबिक जीने का हक देता है, लेकिन इसी संविधान की आड़ को लेकर धार्मिक कट्टरता का जहर अगर फैलाया जाने लगे तो फिर सोचने की जरूरत है कि गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में नफरत फैलाने की साजिश को पर पलटवार क्यों नहीं किया जाता, ये आप जरूर सोचिएगा। और टेरर पर आप कैसे मजहबी चश्मा लगा सकते हैं। आज कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। अब अगली मुलाकात होगी आपसे कल रात 8 बजे जी न्यूज पर। देखना ना भूलें कसम संविधान।